हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर गुरविंदर सिंह धीरज है। मैं शेल्बी हॉस्पिटल मोहाली में एक ईएनटी सर्जन हूँ। ईएनटी के साथ साथ मैं एक हेड एंड नेक सर्जन और कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन भी हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेयरिंग लॉस के बारे में। बच्चों में है, खासकर जो हेयरिंग लॉस बच्चों में है। बच्चों में सुनाई का कम होना, उसके क्या कारण और कैसे वो इम्पेक्ट करता है एक बच्चे की लाइफ में, और उसको ट्रीट करना क्यों ज़रूरी है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो बच्चे जन्म से ही बहरे होते हैं। एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी बच्चे की नॉर्मल स्पीच डेवलपमेंट के लिए उसका सुनना बहुत ज़रूरी है। बच्चा माँ के पेट से ही सुनना शुरू कर देता है। तकरीबन 6-7 महीने की उम्र से ही, माँ के गर्भ में से ही वो सुनना शुरू कर देता है, और जन्म लेने के बाद तकरीबन साल, सवा साल, 1.5 साल के भीतर उसकी स्पीच डेवलप होती है और वो पूर्णतः बोलना शुरू कर देता है। इस दौरान अगर उसकी सुनाई में कोई कमी आती है, अगर वो जन्म से ही उसको सुनाई नहीं है, या अर्ली न्यूनेटल पीरियड में जन्म के कुछ देर बाद ही उसकी सुनाई चली गई किसी बीमारी की वजह से, जैसे मेनिंजाइटिस है या जॉन्डिस, ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिसमें कि सुनाई जल्दी चले जाती है। अगर उस दौरान बच्चे की सुनाई जाती है तो वो उसकी स्पीच के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालती है, वो स्पीच डेवलप नहीं होगी। तो बॉटम लाइन इज़, अगर हियरिंग नॉर्मल नहीं है तो स्पीच नॉर्मल नहीं हो सकती। तो इसलिए कि स्पीच नॉर्मल हो, हमें उसकी हियरिंग के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, और अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम बच्चे की हियरिंग लॉस को डिटेक्ट करें, और वो भी जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करें। बिकॉज दिमाग की जो क्षमता है किसी चीज़ को सुनने के बाद उसको स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना, हमारे ब्रेन की एक इनहेरेंट कैपेसिटी है। इसीलिए किसी हिंदू के घर जो बच्चा पैदा होता है वो हिंदी बोलता है, किसी अंग्रेज़ के घर जो बच्चा पैदा होता है वो अंग्रेज़ी बोलता है, किसी भी भाषा का कोई व्यक्ति है उसके घर में जो बच्चा पैदा होता है वही भाषा बोलता है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही वो बच्चे को वो आवाज़ें उस लैंग्वेज में सुनाई देती हैं जिसको कि ब्रेन इंटरप्रेट करके उस लैंग्वेज में ही स्पीच डेवलप करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए स्पीच का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ये जो क्षमता है ब्रेन की, जो दिमाग की हमारी क्षमता है, ये पहले 2 सालों में ही सबसे अच्छी मानी गई है। उसके बाद ये क्षमता घटती रहती है। उसके बाद उसमें ब्रेन में ये क्षमता ना होने की वजह से अगर हम बाद में उसकी हियरिंग लॉस के लिए कोई ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें तो उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं रहते जितने पहले 2 सालों के भीतर ही अगर हम इस हियरिंग लॉस को आइडेंटिफाई कर लें और उसका कोई ट्रीटमेंट करें तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या किया जा सकता है? आजकल एडवांसमेंट होने के साथ साथ ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल में बच्चे के जन्म के साथ ही उसके कुछ दिनों के भीतर ही हम कुछ एक टेस्ट कर सकते हैं जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। उस टेस्ट करने से हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि बच्चे की हियरिंग नॉर्मल होगी कि नहीं होगी। उसको हम कहते हैं OAE, ऑटो एक्यूस्टिक एमिशन टेस्ट। ये टेस्ट बहुत ही साधारण सा, तकरीबन 1-2 सेकंड्स के भीतर ये टेस्ट हो जाता है। बच्चे के कान पे एक डिवाइस लगाया जाता है जो ऑटोमेटिकली सिग्नल डिटेक्ट करता है कान से, एंड उसको हम पास और फेल में लेबल करते हैं। तो उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि बच्चे की हियरिंग नॉर्मल है। अगर तो पास है तो इट मीन्स ओके, अगर वो फेल है तो हमें नेक्स्ट हियरिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके उसको डायग्नोस करना ज़रूरी है। उसके बाद हम करते हैं बेरा टेस्ट, BERA। बेरा टेस्ट में हम थोड़ा सा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हुए बच्चे के दिमाग से जो तरंगें निकलती हैं उनको स्टडी करते हैं। उससे हम एक बहुत ही अच्छा अनुमान लगा देते हैं कि बच्चे की हियरिंग कितनी कम है, कहाँ, क्यों कम है। एंड जब ये डायग्नोसिस बन जाते हैं हमारे कंक्रीट तौर पे, तब हम ये देखते हैं कि बच्चे की जो सुनाई कम है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। माइल्ड से मॉडरेट हियरिंग लॉस के लिए हम नॉर्मल हियरिंग एड्स बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हियरिंग लॉस सिवियर कैटेगरी में आता है तो उसके लिए नॉर्मल हियरिंग एड्स काम नहीं करती हैं। उसके लिए हमें कॉकलियर इम्प्लांट्स के लिए जाना पड़ता है। कॉकलियर इम्प्लांट्स
भी एक तरह के हेयरिंग डिवाइसेस ही हैं, बट ये इम्प्लांटेबल हेयरिंग डिवाइसेस हैं। इनको हम सर्जरी करके कान के भीतर डालते हैं ताकि जो कान का भीतरी भाग है, जिसे हम कॉक्लिया कहते हैं, जहाँ पर भी हमारी सारी ध्वनि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदली जाती है, उस एरिया को हम डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट की मदद से। और जिन बच्चों में प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस भी है, जो सिवियर कैटेगरी में भी आते हैं, उनको भी हम नॉर्मल हेयरिंग दे सकते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट्स की ज़रिए। तो यहाँ हम कॉक्लियर इम्प्लांट्स के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बिकॉज जो बच्चे जन्मजात से ही बहरे हैं या जिनका प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है, उनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट्स एक बहुत बड़ी देन है, एक टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी देन है, जिसकी वजह से वो अपनी हेयरिंग नॉर्मल कर और अपना जीवन नॉर्मल व्यतीत कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ पे पेरेंट्स को या आसपास जो रिश्तेदार हैं उनको एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि अर्ली आइडेंटिफाई करना है। हमें बच्चे की हेयरिंग लॉस को अर्ली आइडेंटिफाई करना है, सो दैट हम उसको मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट्स दे सकें। जितना डिले किया जाएगा उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं रहेंगे। कॉक्लियर इम्प्लांट एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि एक पतली सी तार होती है, इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये कान के पीछे से हम ऑपरेशन करके उसके कॉक्लिया के बीच में डालते हैं और सर्जरी करके ये हम डाल देते हैं। ऊपर से स्टिचेस लगा के स्किन को क्लोज कर देते हैं। स्किन के ऊपर से एक मैग्नेट के थ्रू एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो इस भीतरी डिवाइस के साथ कनेक्ट करता है। वो डिवाइस बाहर की सुनाई को कैच करके इस मैग्नेटिक कॉइल के थ्रू इस भीतरी डिवाइस को वो ट्रांसमिट करता है। एंड वो भीतरी डिवाइस जो है, जिसकी एक इलेक्ट्रोड जो कॉक्लिया के बीच में गया है हमारे हेयर सेल्स को, वो डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं। तो कॉक्लियर इम्प्लांट में हम जो नॉर्मल हमारा मैकेनिज़्म है सुनाई का, जिससे कि बाहरी तरंगे कान के पर्दे पे जाती हैं, फिर कान के पर्दे से मिडल ईयर और फिर उसके थ्रू इनर ईयर में जाके कॉक्लिया को स्टिमुलेट करती हैं। हम इन सब चीज़ों को बाईपास कर हम इनर ईयर को, जो कॉक्लिया के हेयर सेल्स हैं, उनको हम डायरेक्टली स्टिमुलेट कर पाते हैं। और इसीलिए प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस में भी हम एकदम नॉर्मल हेयरिंग दे पाते हैं। इसमें एक चीज़ जो सबसे ध्यान देने वाली है कॉक्लियर इम्प्लांट में, वो है कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी सिर्फ एक 50% या 40 से 50% ही हिस्सा है सक्सेसफुल हेयरिंग आउटकम में। उसके बाद हमें स्पीच थेरेपी पर भी उतने ही एग्रेसिवली उस पर काम करना होता है। बच्चे के अंदर डिवाइस लगाने के बाद उसकी स्टिमुलेशन तो हो जाती है, उसके ब्रेन को सिग्नल तो मिलना शुरू हो जाता है, बट वो सिग्नल एक स्पीच के अंदर कन्वर्ट होने के लिए उसको स्पीच ट्रेनिंग, बच्चे को स्पीच ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके बाद हम 2 या 3 दफ़ा हफ्ते में रेगुलर बेसिस पे कम से कम 6 से 8 महीने या 6 से साल भर उसको हम रेगुलर स्पीच थेरेपी देते हैं, जिससे कि बच्चे को जो सिग्नल मिल रहा है वो एक अच्छी स्पीच में डेवलप हो सके। स्पीच थेरेपी के बगैर ये सब प्रक्रिया जो है ये व्यर्थ है। इसलिए स्पीच थेरेपी पर भी उतना ही जोर होना चाहिए जितना कि हम कॉक्लियर इम्प्लांट पे करते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि कॉक्लियर इम्प्लांट कराने के बाद पेशेंट निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमारा काम हो गया, अब बच्चे को तो सुनाई दे जाएगा। सुनता तो है बच्चे को, बट उसको एक स्पीच में कन्वर्ट होने के लिए एक अच्छी स्पीच थेरेपी की बहुत ज़रूरी है। और वो तकरीबन 6 से साल, तकरीबन 1.5 साल, 2 साल तक का पीरियड भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बच्चे की कैसी आउटकम है और उसको कैसा रिस्पांस मिल रहा है। तो जैसा हम डिस्कस किया, कॉक्लियर इम्प्लांट की एक आइडियल एज है। आइडियल एज 2 से 3 साल है, बट तकरीबन 4 से 5 साल तक की उम्र तक में के बच्चों में भी अगर हम कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं तो उनको हम एक अच्छी स्पीच थेरेपी के ज़रिए एक हम अच्छी स्पीच दे सकते हैं। इसकी आउटकम्स अच्छी आए, इसलिए जल्दी से जल्दी कॉक्लियर इम्प्लांट कराना ज़रूरी है। अक्सर ये देखा गया है जो बच्चे बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं, और गूंगे होने की वजह से सोशल डिप्राइवेशन का सामना करना पड़ता है। वो सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं, बिकॉज जो 2 माध्यम हैं, एक सोसाइटी से या किसी के साथ भी एक इंटरेक्ट करने का, एक बोलने का और एक सुनने का, वो दोनों माध्यम इन बच्चों के पास नहीं होते। और जीवन पर्यंत ये दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, जो कि इनको बताएं इशारों से या
अपना कुछ व्यक्त करने के लिए भी ये किसी दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो कॉकलियर इम्प्लांट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इन बच्चों को सोशल डिप्राइवेशन से बचा सकती है और बच्चों को पूर्णतः तौर से नॉर्मल जीवन व्यतीत करने में मदद करती है। किसी भी तरह का अपाहिजपन उनको नहीं रह जाता है और वो एक बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह, नॉर्मल व्यक्ति की तरह नॉर्मल कामकाज, स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में, हर तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही पुरजोर एफर्ट होना चाहिए कि हम किसी भी बच्चे की जो खासकर हमारे पास ना बोलने की कंप्लेंट से आता है, उसके हम अंदर आइडेंटिफाई करें कि उसमें कहीं हियरिंग लॉस तो नहीं है। पेरेंट्स को भी ये प्रेरणा दें कि अपने बच्चों में ये जल्दी से जल्दी हम कोशिश करें आइडेंटिफाई करने की क्या उनके बच्चों को कोई हियरिंग लॉस तो नहीं है, क्योंकि अगर हियरिंग लॉस है तो उसको अर्ली से अर्ली अगर हम ट्रीट करेंगे तो वह बच्चे नॉर्मल स्पीच पा सकेंगे और नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकेंगे। धन्यवाद।